Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about life history variation. यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी लाइफ साइकिल में कितना वेरिएशन होता है. Each and every organism is adapted to their habitat. यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके हैबिटाट के अकॉर्डिंग अडेप्टेड है. बिकॉज अगर वो ऑर्गेनिज्म उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट नहीं करेगा तो वो उस हैबिटेट में सरवाइव नहीं कर पाएगा. और अगर सरवाइव कर पाएगा तो वो जो उसकी मेन रिक्वायरमेंट है फॉर देयर सर्वाइवल, दैट इज़ रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा. तो अगर हम डार्विनियन फिटनेस की बात करें तो उसका मतलब है एक पर्टिकुलर हैबिटेट में जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद एडेप्ट हो ताकि वो सर्वाइव और रिप्रोडक्शन ये दोनों प्रोसेस जो है वो कर सके. अब जो भी पॉपुलेशन इवॉल्व हो रही है वो इवॉल्व मेनली दो पर्पस के लिए होती है. फर्स्ट है सर्वाइवल एंड सेकंड इज रिप्रोडक्शन. सपोज कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर रहा है उस हैबिटेट में, लेकिन वो उस हैबिटेट में रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा तो जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी. और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ऑर्गेनिज्म जो है उन सारों की डेथ हो जाएगी. तो उस एक टाइम पीरियड के बाद उस ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे चली जाएगी. तो फॉर दी सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ दैट स्पीसीज adaptation is very necessary, and varieties of organisms get adapted themselves to that habitat by changing in their life cycle or life history. ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो काफ़ी वेरी है. जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, एक है पैसिफिक salmon fish and second is bamboo. These both organisms reproduce only once in their lifetime. If we talk about Pacific salmon fish, then ये जो Pacific salmon fish है वो अराउंड 80 to 100 ईयर में सिर्फ एक बार एग लेइंग की प्रोसेस करती है, यानी कि अंडे देती है. तो यहाँ पे ये जो पैसिफिक सैल्मन फिश है उसमें क्या होता है, जो सी में या फिर उसकी हैबिटेट में वो एक खड्डा जैसा बना दिए उसकी टेल्स की हेल्प से, और वो जो वहाँ पे उसने डिग किया है उसमें वो एग्स ले कर दिए. उसके बाद ये जो एग्स है वो मेल सैल्मन फिश से फर्टिलाइज होते हैं, और ये जो फीमेल पैसिफिक सैल्मन फिश है वो एग लेइंग की प्रोसेस के बाद उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि उसकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है. और एक बार में जो ये पैसिफिक सैल्मन फिश है वो अराउंड 2000 to 3000 तक एग लेस कर सकती है. तो एक बार एग लेइंग की प्रोसेस हो जाती है उसके बाद पैसिफिक सैल्मन फिश की डेथ हो जाएगी, यानी कि उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई है, क्योंकि वो अपनी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं. Then second is bamboo. Mainly bamboo produce flowers in a huge amount after 70 to 80 years. और एक बार वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है उसके बाद जो बेम्बू प्लांट है उसकी डेथ हो जाती है. यानी कि ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, पैसिफिक सैल्मन फिश और बेम्बू, जो उनकी पूरी जो लाइफ साइकिल है उसमें सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, और उनमें रिप्रोडक्शन होने के बाद उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है. अब ऐसे बहुत ऑर्गेनिज्म भी हैं जो उनकी लाइफ साइकिल में एक से ज़्यादा बार रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि उनकी जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है वो थोड़ी हाई है. जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें मैमल्स
इसमें हम ह्यूमंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो सारे मैमल्स जो है वो, और मेनली जो बर्ड्स है, मोस्ट ऑफ बर्ड्स दे रिप्रोड्यूस मैनी टाइम्स इन देयर लाइफ साइकिल। If we talk about monkey, then they are also reproducing many times, also humans and birds. So these are the organisms which reproduce more than one. Then there are many organisms which reproduce many times, and this organism produce a large number but of a small sized offering. That means ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑफस्प्रिंग जो है वो, उनके नंबर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा होंगे, लेकिन उस ऑफस्प्रिंग की जो साइज़ है वो थोड़ी कम होगी, यानी कि स्मॉल साइज बट लार्ज नंबर ऑफस्प्रिंग. फॉर एग्जाम्पल oyster and pelagic fishes. And this both picture, first is of oyster and second is pelagic fish. And there are also many organisms which produce small number but large sized offspring. अब अगर हम ह्यूमन की या फिर कोई भी मैमल्स की बात करें तो उनमें मेनली रिप्रोडक्शन बहुत बार होता है, लेकिन एक बार के रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है उसके नंबर्स जो है वो लिमिटेड नंबर्स होते हैं, क्योंकि उनकी साइज़ जो है वो बड़ी होती है. और अगर हम बर्ड्स की बात करें तो उनमें भी सेम होता है, उनकी जो ऑफस्प्रिंग के नंबर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं बिकॉज ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स साइज. सो सम ऑर्गेनिज्म लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स प्रोड्यूस small number of large sized offspring. Now that we have discussed the variation in life history, that each organism is different from the other organism. Now we will discuss about the population interaction. Now what is population interaction? That is interaction of one species with another species or within its individual species. Now there are two types of population interaction. One is intraspecific interaction and second is interspecific interaction. Now first, intraspecific interaction, that is interaction within the members of a species. And that means एक ही स्पीसीज में जो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है तो वो उन इंडिविजुअल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे हम बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक. फॉर एग्जांपल हम फ्रॉग की स्पीसीज की बात करें तो उसमें जितने भी फ्रॉग्स हैं उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है उसे हम बोलेंगे इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन. देन सेकंड इज इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन दी स्पीसीज. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो स्पीसीज जो है वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है. फॉर एग्जांपल प्लांट्स और एनिमल्स, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है उसे हम बोलेंगे इंटरस्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पे प्लांट की स्पीसीज डिफरेंट है और जो एनिमल है उसकी स्पीसीज भी डिफरेंट है, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज. नाउ इन एनी हैबिटेट अ सिंगल स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज फॉर एनी स्पीसीज देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वन मोर स्पीसीज ऑन विच इट कैन फीड. यानी कि किसी भी हैबिटेट में एक स्पीसीज के अलावा दूसरी स्पीसीज भी चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट स्पीसीज है वो सेकंड स्पीसीज को एज देयर फूड यूटिलाइज करते हैं. क्योंकि मेनली क्या होता है,
जो स्पीसीज के मेंबर है यानी कि जो इंडिविजुअल नंबर हैं वो एक दूसरे को एज अ फूड यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो उन्हें खुद की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक दूसरी स्पीसीज चाहिए जिसे वो एज अ फूड और एज अ न्यूट्रिएंट सोर्स यूटिलाइज कर सके। इसीलिए किसी भी हैबिटेट में सिंगल स्पीसीज जो है वो सरवाइव नहीं कर पाती। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉपिक है यानी कि वो खुद का फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर करते हैं। अगर हम प्लांट्स की मेनली बात करें तो प्लांट्स में क्या होता है, जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है, तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में वो मेनली सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन सब को यूटिलाइज करके खुद के जो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो खुद का फूड है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्लांट्स जो है वो किसी भी हैबिटेट में अकेले सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन नहीं, प्लांट्स किसी भी हैबिटेट में अकेले सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि प्लांट्स को जो है वो उनकी ग्रोथ के लिए मेनली न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसे मेनली सॉइल में से मिल रहे हैं। तो अब सॉइल में न्यूट्रिएंट कहाँ से आ रहे हैं, तो हम उसके लिए थोड़ा डीकम्पोजिशन साइकिल देखें तो प्लांट्स जो है उन्हें यूटिलाइज कर रहे हैं कंज्यूमर, यानी कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो प्लांट को यूटिलाइज कर रहे हैं, और अब उसे हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे यहाँ पे एक स्क्विरल का एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये स्क्विरल जो है वो है प्राइमरी कंज्यूमर। अब स्क्विरल जो है उसको कोई और जो कार्निवोरस यानी कि जो एनिमल को फीड करता हो ऐसा ऑर्गेनिज्म स्क्विरल को यूटिलाइज करेगा। और अब जब भी कार्निवोरस एनिमल हो, हर्बीवोरस एनिमल हो या फिर प्लांट्स हो, जब भी उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो डेड बॉडी है वो सॉइल के अंदर जाती है, और सॉइल में जो है वो डीकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं। अब डीकम्पोजर क्या है, तो यहाँ पे जो भी प्लांट्स या फिर एनिमल्स की डेड बॉडी है उनको वो धीरे धीरे डीकम्पोज करना स्टार्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजर। तो मेनली सॉइल में फंजाई और बैक्टीरिया ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर हैं। तो ये डीकम्पोजर्स क्या करेंगे, तो ये पूरी जो बॉडी सॉइल के अंदर एंटर हुई है उसका डीकम्पोजिशन करेंगे, और उनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें वापस से वो रिलीज़ करेंगे सॉइल में, यानी कि सॉइल में वापस से न्यूट्रिएंट आ गए, और ये जो न्यूट्रिएंट है सॉइल में वो वापस से यूटिलाइज करेंगे प्लांट। अब सपोज यहाँ पे डीकम्पोजर्स नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल चल रही है यानी कि सॉइल में से प्लांट, प्लांट में से हर्बीवोरस, हर्बीवोरस में से कार्निवोरस, देन टू डीकम्पोजर एंड देन रिटर्न इनटू दी सॉइल। तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल जो है उसमें मेन रोल जो है वो डीकम्पोजर का है। अगर डीकम्पोजर प्रेजेंट नहीं होंगे तो न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो रन नहीं होगी, और अगर न्यूट्रिएंट साइकिल रन नहीं होगी तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएंगे, और अगर न्यूट्रिएंट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो प्लांट जो है उसकी ग्रोथ भी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह से प्लांट्स जो है उनके सर्वाइवल के लिए भी हमें डीकम्पोजर्स चाहिए जो मेनली बैक्टीरिया और फंजाई है। तो प्लांट भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। Although they are autotrophic, they cannot survive alone. Second, there are many plants which requires animal for the pollination. Now, what is pollination? The pollination is transfer of pollen grain from male flower to female flower, and for that plants require a vector that transfer the pollen grain from
male flower to female flower. And in these, honeybees are most important vector for the pollination. Now, if we are talking about interaction between species, then there is possibility that one species get benefit, one can be detrimental, and for one it can be neutral. So when we discuss about the population interaction, then the plus sign indicates that that particular species is getting benefits from that interaction. Minus sign indicate that that species do not getting benefits or it is harmful interaction for that species. And zero indicate न्यूट्रल इंटरेक्शन, यानी कि उस स्पीसीज को ना ही कुछ बेनिफिट मिल रहा है और ना ही कोई हार्मफुल इफेक्ट हो रही है. सो प्लस मीन्स उसके लिए वो बेनिफिशियल है, माइनस मीन्स उस स्पीसीज के लिए ये इंटरेक्शन जो है वो डेट्रीमेंटल है, एंड ज़ीरो मीन्स उस स्पीसीज को ना ही कोई बेनिफिट हो रहा है और ना ही कोई डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो रही है. तो अब हम डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की बात करें तो सबसे पहले है म्यूचुअलिज्म. अब म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, अब हम यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि बिटवीन स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज जो हैं उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है. तो अगर दोनों स्पीसीज जो है यानी कि स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, तो बेनिफिट को हम इंडिकेट कर रहे हैं प्लस साइन से. तो ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे म्यूचुअलिज्म, विच इज फेवरेबल टू स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी बोथ. देन if in particular interaction species A and species B both are getting harmful effect, that is this interaction is detrimental for both the species, then we called its interaction as competition. यानी कि competition में दोनों ऑर्गेनिज्म के लिए वो जो इंटरेक्शन है वो detrimental है और हार्मफुल है. नाउ इफ एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें स्पीसीज ए है उसको बेनिफिट मिल रहा है और स्पीसीज बी के लिए वो डेट्रीमेंटल है, देन वी विल कॉल इट एज प्रिडेशन. यानी कि ये जो इंटरेक्शन है वो एक स्पीसीज के लिए फेवरेबल है. देन सेकंड, स्पीसीज ए इज getting benefit from that interaction, but again species B is not getting benefit or this interaction is detrimental, then we call it as parasitism. Now in both predation and parasitism, one species is getting benefits and for second species this interaction is detrimental. Now how both these interaction, that is predation and parasitism, are different, that we will discuss when we will discuss this predation and parasitism in detail. Now another interaction in which species A is getting benefits and for species B this interaction is neutral, that is species B is not getting benefit from that interaction or that interaction is not harmful for it, then we call this interaction as commensalism. So the commensalism is favorable to species A. Now last is amensalism. So in that species A the interaction is detrimental and for other species this interaction is neutral.
So in this, one species is affected while other is unaffected. So these are the various types of interaction that occur between the different species. Now in next lecture we will discuss each interaction in detail. Now it's your homework for today.